समय में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। भाई साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा जॉब देने वाला स्टेट कौन सा था, तो आप शायद कहोगे गुजरात, महाराष्ट्र। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक अकेला स्टेट पूरी दुनिया का 12% जीडीपी पैदा करती थी। इंडिया का पहला आईआईटी, पहला आईएम और पहला स्टॉक एक्सचेंज वहीं बना। आज वहां से 7,000 से ज्यादा कंपनीज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग चुकी हैं। 6,895 companies have left Bengal in the last 14 years. Yes, you heard that right. As per data provided by central government, from 1st April 2011 to 30th September 2025, nearly 7,000 companies have exited West Bengal. टाटा जैसी मेगा कंपनीज को कान पकड़कर निकाल दिया गया। Made a major investment here. To move is going to be at great cost to the company. और वहाँ के एजुकेटेड यूथ माइनर जॉब्स के लिए दर दर के ठोकरे खा रही है। आखिर एक सोनार बंगला को एक इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड में किसने बदला? कम्युनिज्म के लाल झंडे ने या खेला उबे के पॉलिटिक्स ने? प्रोपेगेंडा फेल, लॉजिक पास। वेलकम टू आकाश नीति बाय आकाश। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बंगाल की बात होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें सिर्फ चुनावी वायलेंस, रसगुल्ला या पॉलिटिकल तूतू मैमे ही दिखाता है। लेकिन आज हम आपको वो डार्क रियलिटी दिखाने वाले हैं जिसके बारे में बात करने से वहाँ के नेता भी डरते हैं। हम आराम से सोचते हैं कि बंगाल में सडनली अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी आसमान से टपक पड़ी, पर सच तो ये है कि ये तबाही एक रात में नहीं आई। ये 50 साल का एक लंबा कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मर्डर था, एक पूरी स्टेट की इकोनॉमी का आतंकवादी हमला। आपको लगता है कि टाटा नैनो का सिंगूर से जाना सबसे बड़ा ब्लंडर था? जरा रुको, आज आपको पता चलेगा कि कैसे विप्रो, इन्फोसिस और जिंदल स्टील जैसी मेगा कंपनीज को एक एक करके भगाया गया। For Bengal today, Infosys is finally setting up shop in Kolkata. The announcement came after a meeting between Chief Minister Buddhadev Bhattacharya and the Infosys top brass. Initial investment will be 500 crore rupees. Wipro will be making a similar investment. आखिर ऐसा कौन सा हिडन मोटिव था जिसके लिए बंगाल की इकोनॉमी का ही गला घोट दिया गया? और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडस्ट्रीज को भगाना एक बड़ी गलती थी या एक वेल प्लान्ड मास्टर स्ट्रोक? इस राज को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री का रिवर्स गियर लगाते हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो बंगाल इंडिया का इंडस्ट्रियल टाइटन था। पूरे बंगाल का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट अकेले बंगाल से आता था। बॉम्बे और मद्रास इसके आगे बच्चे लगते थे। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, सबकी मैसिव इंडस्ट्रीज वहीं थी। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। लेकिन फिर एक ऐसी जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल बीमारी ने इसे अपने लपेटे में ले लिया जिसने सोने की चिड़िया को लोहे का कबाड़ बना दिया। वो बीमारी आखिर थी क्या और उसने काम कैसे किया? 1967 आते आते बंगाल में एंट्री होती है कम्युनिज्म की। और भाई साहब, इनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल था, अमीर को गाली दो और फैक्ट्रीज बंद करवाओ। 1977 में सीपीआईएम पूरी मेजॉरिटी के साथ पावर में आई और शुरू हुआ इनका सबसे खतरनाक वेपन, घिराव और स्ट्राइक। इन्होंने बंगाल में एक नया वर्क कल्चर लाया जिसमें काम छोड़कर हर बात पर स्ट्राइक करना फैशन बन गया। কিন্তু কাগজের একটা টুকরো থামিয়ে দিল হিন্দুস্তান মোটরসের প্রায় 2300 শ্রমিকের জীবন সংগ্রাম। শনিবার কারখানার গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক এর নোটিশ ঝোলার পর থেকেই কর্মহীন সবাই। 1980 में बंगाल में हर साल एवरेज 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स होते थे। फैक्ट्री ओनर्स को पीटा जाता था, उनके घर का घिराव किया जाता था। एज ए रिजल्ट हिंदुस्तान मोटर्स और बाटा जैसी आइकॉनिक कंपनीज को पैरालिसिस मार गया। पर रुको, इनका अल्टीमेट रोज तो 1980 के आईआईटी बूम में हुआ। जब पूरा इंडिया आईआईटी रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा था तब बंगाल के कॉमरेड्स नारे लगा रहे थे, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे। मतलब कंप्यूटर्स खाना नहीं खाते, लोगों को खाते हैं। इनको लगता था कि कंप्यूटर्स आने से जॉब्स चली जाएंगी। इन्होंने बैंक्स में कंप्यूटर्स तोड़ दिए। नतीजा, बैंगलोर आईआईटी हब बन गया, हैदराबाद साइबराबाद बन गया और बंगाल सिर्फ टाइपराइटर्स पर बैठा रह गया। अब आप सोचेंगे कि 34 साल के लेफ्ट रूल ने बंगाल को इतना निचोड़ दिया, तो आखिर वहां की जनता ने उन्हें उखाड़ क्यों नहीं फेंका? उखाड़ा ना, एक सेवियर आई और यही तो क्लाइमैक्स है। वो सेवियर बंगाल के लिए उससे भी बड़ा श्राप कैसे बन गई।
वो ओ माय गॉड मूवमेंट आया साल 2006 में। रतन टाटा सर ने डिसाइड किया कि वो दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाएंगे और इसका मैसिव प्लांट लगेगा बंगाल के सिंगौर में, और ये बंगाल की डूबती इकोनॉमी के लिए एक संजीवनी बूटी थी। Made a major investment here. To move is going to be at great cost to the company. हजारों जॉब्स आने वाली थी। लेकिन यही एंट्री होती है एक नए पॉलिटिकल एम्बिशन की। 34 साल से अपोजिशन में बैठी एक नेता को पावर में आने का शॉर्टकट मिल गया। उन्होंने इन्हीं फैक्ट्रीज और डेवलपमेंट्स को अपना दुश्मन बना लिया। पॉलिटिक्स के चक्कर में रतन टाटा सर की फैक्ट्रीज पे इतने वायलेंट प्रोटेस्ट और ब्लॉकेट्स हुए कि रतन टाटा को खुद हाथ जोड़कर वहां से अपना प्लांट उठाना पड़ा। और फैक्ट्री कहाँ गई? गुजरात के सनानंद में। जो जॉब्स बंगाल के यूथ को मिलनी थी वो गुजरात चली गई। इस टर्निंग पॉइंट ने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को एक क्लियर सिग्नल दे दिया, बंगाल में बिजनेस करना मतलब अपनी ही मौत को दावत देना। लेकिन आखिर इन नेताओं को इंडस्ट्रीज भगाकर क्या मिल रहा था? आखिर कौन सा नेता अपनी स्टेट को गरीब दिखाना चाहता है भला? दोस्तों, ये गलती नहीं थी, ये एक ब्रिलियंट पर सिनिस्टर पॉलिटिकल चेस मूव था। लॉजिक को समझो, जब किसी स्टेट में बड़ी आईआईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस या विप्रो आती है या मैसिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स आते हैं तो एक इंडिपेंडेंट मिडिल क्लास पैदा होती है। जब यूथ के पास कॉर्पोरेट जॉब होती है, अच्छी सैलरी होती है, तो वो सरकारी फ्रीबीज पर या 500,000 के स्कीम्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूथ नेताओं से सवाल करता है, अकाउंटेबिलिटी मांगता है, और यही इन नेताओं को नहीं चाहिए था। टाटा तो सिर्फ ट्रेलर था। जब इन्फोसिस और विप्रो भी आईआईटी सिटीज बनाना चाहते थे तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस देने से मना कर दिया। आप लोग टाटा को जमीन देना चाहते थे? हाँ, जमीन मेरे ये लोग वॉलंटरीली देना चाहते थे क्योंकि इनकी क्षमता नहीं थी और फसल करने के लिए, और इनका एक बेटा है तो उनको अगर नौकरी मिल जाता इंडस्ट्री में तो अच्छा ही होता। टाटा को आपने बेची थी? हाँ। उसके बाद लोगों ने आपको मारा? हाँ। किसने मारा था? सरकारी अधिकारी? टीएमसी। इतना बढ़ा कि जबकि टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी यहाँ पर आती हैं, तमाम प्रदर्शन होते हैं, कुछ सांकेतिक, कुछ हिंसक, और 7 साल वेट करके वो भी हैदराबाद शिफ्ट हो गए। जिंदल स्टील अपना 35,000 करोड़ का प्लांट लगाना चाहती थी पर उसे भी प्रोटेस्ट करके भगा दिया। और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखो, एक तरफ बंगाल अपनी टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब्स को लात मारकर भगा रहा था, ठीक उसी वक्त पड़ोस में बांग्लादेश ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंग बन रहा था। बंगाल की पॉलिटिकल बहस का सीधा फायदा बांग्लादेश के इकोनॉमी ने उठाया। इस ईगो और पावर हंग्री पॉलिटिक्स का वाइडर इम्पैक्ट क्या हुआ? डेटा कहता है पिछले 14 साल में लगभग 7,000 से ज्यादा कंपनीज बंगाल को छोड़कर भाग चुकी हैं। आज वहां की अनएम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल जॉब्स के हाल इतना बुरा है कि एक अकेले साल में बंगाल ने 30 लाख से ज्यादा इनफॉर्मल जॉब्स खो दी। आज बंगाल का यूथ अपने ही देश में इकोनॉमिक रिफ्यूजी बन गया है। पढ़ाई वहां करते हैं पर जॉब्स के लिए बेंगलोर, पुणे, नोएडा और दिल्ली आना पड़ता है। और जब किसी स्टेट में जॉब्स नहीं होती, इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो यूथ किस तरफ जाता है? पॉलिटिकल सिंडिकेट्स, तोलाबाजी, एक्सटॉर्शन और लोकल माफियाज की तरफ। आखिर फायदा किसका हुआ? उन पॉलिटिशियंस का जिसकी सेना में एक बेरोजगार गरीब भर्ती हो गया ताकि इलेक्शंस जीते जा सके। और खेला किसके साथ गया? उन आम बंगालियों के साथ जिनके दादा परदादा कभी एशिया के सबसे अमीर स्टेट में रहा करते थे। Way of making shrouds, stays and any other rigging for the ships. In 1670, this is somebody crediting the prowess of shipbuilding of India. This letter above was also quoted in a book called History of Indian Shipping by Mukherjee. There is another reference where it says that the British actually borrowed plans and designs from the Indian shipbuilders. तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि बंगाल का डाउनफॉल कोई आसमानी आफत नहीं थी। ये इस बात का लाइव एग्जांपल है कि जब पॉलिटिक्स आपके डेवलपमेंट से बड़ी हो जाए और फ्री बीज की लालच आपके वेल्थ क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर दे तो एक सुपर पावर स्टेट भी कंगाल हो सकता है। और इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशन टेरिफाइंग है। अगर बाकी स्टेट्स ने भी इस एंटी इंडस्ट्री और फ्री बीज के मॉडल को कॉपी करना शुरू किया तो आज जो हाल कोलकाता का है
वो कल किसी और सिटी का भी होगा। आपको याद होगा कि शुरू में हमने एक सवाल पूछा था कि 12% ग्लोबल जीडीपी वाला स्टेट ग्रेवयार्ड कैसे बन गया। वो इसलिए बना क्योंकि पहले कम्युनिज्म के इंटेलेक्चुअल्स ने और फिर खेला ओबे की पॉलिटिक्स ने डेवलपमेंट का गला घोटकर अपनी कुर्सी की नींव मजबूत की। सोने की चिड़िया को पहले लाल सलाम ने लूटा और जो बचा उसे स्टेट वोट की पॉलिटिक्स ने निगल लिया। All of the Calcutta suburbs that we are referring to is the services sector. When you're looking at manufacturing, now remember one thing, Bengal has never been a hub for large manufacturing and cannot be. It is a partition state, it is still an agrarian economy with very small land holdings. It is not possible for us to give 1,000 acres or 2,000 acres of, very large tracts of... किसी ने सच ही कहा है, एक देश तब बर्बाद नहीं होता जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो तब बर्बाद होता है जब उसके नेता अपनी जनता को गरीब रखकर अपना राज चलाने की आदत डाल लेते हैं। जरा सोचो इस पर।